ऑलरेडी हमारे क्लास शेड्यूल को जानते हैं, बट माइट भी कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं जो शेड्यूल को नहीं जानते। तो हमारी जो क्लास होगी वो 4 डेज इन ए वीक होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। थर्सडे को क्लास नहीं होती है, जनरली ऑफ रहता है। पर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। इन केस कोई चेंज होता है तो पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इन जनरल ये 4 डेज आपकी क्लास होती है। टाइमिंग्स अभी जो आपकी हैं वो 2:30 to 4 हैं। कोई चेंज होगा तो पहले से आपको बताया जाएगा। इन जनरल स्टैट्स मॉड्यूल के लिए टाइम यही रहेगा आपका। ठीक है। जो भी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके कुछ स्टडी मटेरियल होगा, जिसमें आपके क्लास के नोट्स होंगे, क्लास के प्रोग्राम्स होंगे और क्लास की रिकॉर्डिंग्स होंगी, और हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको शेयर होती हैं गूगल के एक प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है गूगल क्लासरूम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो पास्ट के किसी बैच में है मेरे, ऑलरेडी शायद उनको इसमें इनवाइट कर दिया गया है। आप अपनी मेल चेक करें, आपके स्पैम या आपके इनबॉक्स में इनविटेशन लिंक आ गया होगा। ठीक है। जो लोग पहली बार इस वाले क्लास में आए हैं, किसी और बैच में पढ़ते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है आपको अपनी डिटेल के लिए इस नंबर पे। अपना नाम, अपनी स्टूडेंट आईडी, अपनी जीमेल आईडी, मॉड्यूल, बैच टाइम, ट्रेनर नेम, ये सारी चीज़ें आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देनी है। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे, आपकी मेल आईडी पर जो आप बताएंगे यहाँ पर, आपको एक इनविटेशन लिंक मिलेगा जिससे आप क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। मॉड्यूल में स्टैट्स लिख दीजिए। बैच का टाइम यही हो गया, 2:30 to 4। ट्रेनर में मेरा नाम लिख दीजिए। ठीक है। तो अब आगे अपना शुरू करते हैं। चेयर ले लो, चेयर ले लो। क्लास से रिलेटेड कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसमें पाइथन का इन्वॉल्वमेंट आता है, तो क्लास में आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पाइथन का कोई रोल नहीं है, तो उसके लिए इसी नंबर पे आपको बार बार पिंग करना है जब तक ना उठा लें फ़ोन, या जब तक आपका रिप्लाई ना दे दें। ठीक है। कोई पाइथन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्लास में मुझसे डिस्कस करो। क्लास में सबके साथ शेयर करने में दिक्कत हो रही है, क्लास के बाद मुझसे मिलकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो कि ये चीज़ आती है कि नहीं आती है, एंड सो ऑन। जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे स्टूडेंट्स म्यूट हैं, मतलब उनका माइक ऑफ है, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी कह पाने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना हैंड रेज करेंगे, इंडिविजुअली आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा और आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप चैट के साथ बात करना चाहते हैं, चैट का ऑप्शन इनेबल है, आप चैट में लिखकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है। जो क्लास में मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी पॉइंट पर कुछ पूछना है तो, जो ऑनलाइन है वो इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स को वैसे एक मॉड्यूल कहना चाहिए, है ना। तो इसमें अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट होंगे। पहला डेटा एनालिटिक्स, जिनका कोर्स डेटा एनालिटिक्स है वो स्टूडेंट इस बैच में होंगे। और दूसरा जिनका कोर्स डेटा साइंस या एआई है, वो इस बैच में होते हैं। तो हमारा जो अभी मॉड्यूल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स इसका नाम है।
आप इधर कर लीजिए, और लोग बाद में आएंगे तो डिस्टर्ब करेंगे फिर। आप थोड़ा इधर आ जाओ, आप इधर कर लो, इधर आ जाओ और इधर आ जाओ। बस। तो जो हमारा मॉड्यूल है इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बोलने में दिक्कत हो सकती है शुरू में, 2-3 बार बोलोगे तो आदत पड़ जाएगी। शॉर्ट में जब तक बोलना ना आ जाए स्टैट्स बोलते रहना। गलत बोलने से अच्छा है सीख कर सही बोलो, है ना। स्टैटिस्टिक्स, या शॉर्ट में आप इसे स्टैट्स कह सकते हैं। बट स्टैटिक प्रोनाउंस मत करना इसे, कि हमारा कोर्स क्या है, स्टैटिक है हमारा कोर्स, है ना, वो अलग कोर्स होता है। बहरहाल, तो अब इसके अंदर क्या होता है हमारा, हमने शायद इसका नाम पहले कभी सुना होगा मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। जब मैथमेटिक्स पढ़ी होगी 9th 10th में तो कुछ सुना सुना सा लगा होगा। तो काफ़ी वाइड फील्ड है हमारा। तो अभी हमें इसमें क्या सीखना है हम उसको फोकस करेंगे। तो हम वो स्टैट्स पूरी पढ़ने नहीं जा रहे हैं जो आपने कभी 9th 10th में पढ़ी होगी। उसमें से वो पोर्शन जो हमारे लिए एज ए एनालिस्ट रिक्वायर्ड होता है उतना पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। प्लस हमने जो स्टैट्स के कॉन्सेप्ट को कागज पे इम्प्लीमेंट किया था, तो उसमें बहुत सारे फार्मूलेज होते थे। तो हमें कोई फार्मूले याद नहीं करने हैं, हम लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। अगर मुझे कोई भी फार्मूला जो मुझे याद नहीं है तो मुझे उसको कोड में कभी लिखना नहीं होता है ना। मुझे उसके लिए पाइथन की लाइब्रेरी सपोर्ट मिली हुई है जिसके अंदर ऑलरेडी फार्मूला को कोड कर दिया गया है। आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ इस काम के पीछे ये फार्मूला हमारा चलता है। ठीक। तो अब सबसे पहला पॉइंट होता है कि इसमें हम क्या करते हैं। इस वर्ड को कहाँ आपने सुना होगा रियल लाइफ में? क्रिकेट में तो सुना ही होगा, है ना, है ना। तो क्रिकेट में एक बंदा जो आपको आंकड़े बताता रहता है ना, वो हमारा स्टैट्स की नॉलेज रखता है। बताता रहता है कि हाईएस्ट स्कोर अब तक इतना गया है, या इतना अब तक चेज हुआ है इस फील्ड पर, या वगैरह वगैरह। तो वो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो सब स्टैट्स ही तो बताई जा रही है। ठीक है। चलो, तो ऐसे और भी ढेरों एग्जाम्पल हैं स्टैट्स के आप जो यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इलेक्शन वगैरह में स्टैट्स की ज़रूरत पड़ती है। चलो, बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जहाँ स्टैट्स की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर कोई इसको डिफाइन करना चाहे स्टैट्स को, तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप होना चाहिए, कुछ भी करना है तो डेटा तो लाओ पहले, डेटा को कलेक्ट करना। तो अगर क्रिकेट चल रहा है तो एक बंदा बैठा होगा जो बॉल बाई बॉल रिकॉर्ड एंटर कर रहा होगा कि इस बॉल पे कितने रन आए, या इस बॉल पर क्या हुआ, किस फील्डर ने क्या करा, एम्पायर ने क्या करा। तो कहीं तो ये कहीं टाइप हो रहा होगा पहले, अपने आप तो कहीं स्टोर हो नहीं जाता होगा। इसका मतलब जरूर कोई एक होता होगा जो हमारा पहले रिकॉर्ड एंटर करता होगा। कहाँ एंटर होते होंगे? मोस्ट ऑफ द केस में डेटाबेस में हो सकते हैं, हो सकता है एक्सेल वगैरह में स्टोर हो रहे हो, कहीं भी हो सकते हैं स्टोर हमारे। ठीक है। हो सकता है कि ये पेपर पे हो रहे हो, अभी कहीं नहीं जा रहा है, पेपर पे लिख रहे हैं, बस कागज पे लिख रहे हैं, कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में? डेटा को कलेक्ट करना। अब डेटा कलेक्ट आप कैसे कर सकते हो? डोर टू डोर जाओ, लोगों से बात करो, डेटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है। या कोई लॉग फाइल हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर से जनरेट हो रहा है, डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो कई हमारे पास सोर्स हो सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के। हो सकता है कि आप किसी वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप करके ला रहे हैं, वेबसाइट पे डेटा आ रहा है डेली, आप वहां से अपना रीड कर लेते हैं, तो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आप। तो डेटा कलेक्ट करने के कई तरीके हमारे पास हो सकते हैं। तो स्टैट्स में सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि आप डेटा को कलेक्ट करो। कहाँ से करोगे? जितने भी सोर्सेज पॉसिबल हैं जो आपको आते हैं वो आप वहाँ से ला सकते हो। ठीक है। डेटा को कलेक्ट कर लिया हमने। अब डेटा को कलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप हमारा जनरली होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना।
ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि मान लीजिए आप डेटा कहीं से लाई, किसी वेबसाइट से डेटा आया, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। अब आप उसमें से रो कॉलम क्रिएट कर रहे हो, कॉलम का नाम डिसाइड कर रहे हो क्या रखना चाहिए, कॉलम का डेटा टाइप डिसाइड कर रहे हो। अगर आप इसे किसी आरडीबीएमएस में स्टोर करने जा रहे हो, तो फिर आपको इसमें प्राइमरी की कौन सी लगेगी, फॉरेन की लगेगी नहीं लगेगी, कौन सा कांस्टेंट लगेगा, वो आप डिसाइड करोगे। हो सकता है आप अपने डेटा को एक्सेल में ही ऑर्गेनाइज कर लो, आरडीबीएमएस में जाने की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है। हो सकता है आप मोंगो डीबी के साथ चले जाओ कि भाई मोंगो डीबी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। तो ऑर्गेनाइज का मतलब यह है डेटा जो आपने कलेक्ट किया है उसको रीडेबल बनाना, सो डैट उसको देखकर मेरी समझ में आ जाए कि डेटा में क्या है और इसमें मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म अपने कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्गेनाइज का मतलब हो गया डिसाइड करना कि डेटा को आरडीबीएमएस में रखना है कि एक्सेल में रखना है या मोंगो डीबी के अंदर रखना है या कोई हायरार्की बनाकर रखना है, कौन सी की बनानी है, फॉरेन की बनानी है, प्राइमरी की बनानी है, या क्या ये सारे ऑपरेशन करने हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिसाइड अपना कर सकते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद अगला स्टेप आता है स्टैट्स के अंदर डेटा को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करने का मतलब होता है इस बात का पता लगाओ कितनी रोज हैं, किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है, इस कॉलम में सारी वैल्यू का एवरेज क्या है, इस कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इस कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो इस तरह से जब आप अपने डेटा में से कोई इंफॉर्मेशन निकालते हो तो हम उसको बोलते हैं कि हम डेटा को क्या कर रहे हैं, अब डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और हमारा स्टेप आता है जो स्टैट्स के अंदर ही आपका आएगा, इन्फर करना। कई बार आपको डेटा को इन्फर भी करना होता है। इन्फर का मतलब ये होता है जैसे अभी किसी ने बताया इलेक्शन में स्टैट्स का यूज होता है। तो मान लेते हैं कि अभी इलेक्शन कंप्लीट हुए कहीं पर, अब सर्वे करने वाली एजेंसी ये बताना चाहती है किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती हैं। तो अब ऐसा तो नहीं होता है कि जितने भी वोटर्स थे सबके साथ वन टू वन कम्युनिकेट किया जाए और उनसे पूछा जाए आपने किसको वोट दिया। ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी इस सर्वे को करने की हमारी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक छोटा सैंपल ले लेते हैं और उस सैंपल पे अपनी स्टडी करते हैं, और उस सैंपल पे हमने जो स्टडी करी है उसको इन्फर करते हैं किस पर, सारे वोटर्स के ऊपर। तो इन्फ्रेंस का मतलब होता है छोटे डेटा पर स्टडी जो हमने करी है उसी रिजल्ट को कंक्लूड करना बड़े डेटा पर, है ना, जिस पर हम पूरी स्टडी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर, लाइक टाइम बहुत लगेगा, कॉस्ट बहुत आ सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, इन्फर के अंदर जो आएगा वैक्सीन बनाना। जब कोई कंपनी वैक्सीन बनाती है तो क्या वो ट्रायल में जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, लगभग 800 करोड़ लोग हैं, क्या सबको शामिल करती होगी? तो फिर वैक्सीन का ट्रायल कहाँ रहा, फिर तो सभी को लगेगी वैक्सीन वो। एक सैंपल लेते हैं बस, अलग अलग एरिया से हमने कुछ लोग ले लिए ताकि वैक्सीन की एफिकेसी जनरलाइज हो जाए, है ना। तो अब हमने क्या करा, उस ट्रायल को परफॉर्म करा एक छोटे सैंपल पे। अब सैंपल पे जो रिजल्ट आई कि वैक्सीन 70% अच्छा चल रही है या 80% चल रही है, तो ये तो उस सैंपल पे थी। उस सैंपल में सिर्फ 10,000 लोग हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, 5 लाख हो सकते हैं। आप इस बात को 800 करोड़ की आबादी पर कैसे अप्लाई करोगे? तो इसके लिए जो टॉपिक होता है स्टैट्स के अंदर वो कहता है इन्फ्रेंस करना, डेटा को इन्फ्रेंस करके कंक्लूड करना। तो स्टैट्स के अंदर इस तरह से हमारे मेन ये चार चीजें हमारी आती हैं, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को डिस्क्राइब करना, डेटा को इन्फर करना। अब अगर मैं इससे ज्यादा चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं क्या क्या आएगा, इससे ज्यादा में आएगा मैं डेटा को क्लीन भी करना चाहता हूँ, मैं डेटा को मैनिपुलेट भी करना चाहता हूँ। क्लीन करना, मैनिपुलेट करना का मतलब क्या है? मान लीजिए
मेरे पास कोई एक कॉलम है और इस कॉलम में मोबाइल नंबर स्टोर है। अब हो सकता है कहीं पर मोबाइल नंबर 9 डिजिट का ही आ गया और कहीं पर मोबाइल नंबर 11 डिजिट का आ गया। तो सर वो तो मेरे काम का ही नहीं। क्या करना है मुझे? उसे क्लीन करना है। या तो उस एंट्री को हटा दो वहां से, या फिर उसको देखो कैसे सही कर सकते हो। डेटा को क्लीन करना, मिसिंग वैल्यू अगर कहीं पर है तो उसको फिल करना या उसको हटा देना, दैट इज नोन एज डेटा को क्लीन करना। मैनिपुलेट का मतलब क्या है? मैनिपुलेट का मतलब ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास कहीं पर सेल है और सेल का डेटा पड़ा हुआ है। अब आपसे कहा गया जिस प्रोडक्ट की जितनी सेल हुई है सब पर 5% का जीएसटी लगा दो। तो ये डेटा मैनिपुलेट हो गया, बदल गया। ठीक है, तो मैनिपुलेट शब्द का मतलब हमारा, अगर आप एसक्यूएल पढ़कर आए हैं तो इट इज डीएमएल ऑपरेशंस, है ना। जैसे डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। ये तो मैनिपुलेशन होते हैं, और क्या होते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से डेटा को और ऐड करना चाहते हो वो आप अपना कट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट में प्लस कर दूं डेटा को क्लीन करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, प्लस डेटा से इनसाइट निकलना। इनसाइट निकालने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास अमेजन कंपनी का डेटा आ गया। अब आपने उसमें से इनसाइट निकाली कि ये वो प्रोडक्ट है जो ज़्यादा टॉप सेलिंग है। टॉप सेलिंग मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा आ रही है, इसके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने एक बात और बताई कि ये वो प्रोडक्ट है जो प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। भले ही इसके महीने में ऑर्डर कम आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं उनसे जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा है देन उस ऑर्डर से जिसके ज़्यादा आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट से जिसके ज़्यादा हमारे ऑर्डर आ रहे हैं। तो आप इनसाइट निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि भाई आपके पास वही फिर से अमेजन वाला डेटा है। अब मुझे ये पता करना है कि क्या लोग फर्नीचर ऑनलाइन परचेज करना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो लोग जा रहे हैं, मोबाइल मंगा लेते हैं 2-2 लाख के आराम से, 50,000 का लैपटॉप मंगा लेते हैं। लेकिन फर्नीचर मंगाना 10,000 का पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ बात कॉस्ट की नहीं आ रही है, बात यहाँ पर क्वालिटी वाली आ रही है कि फर्नीचर में इंटरेस्टेड लोग हैं या नहीं है, है ना। या ग्रोसरी में लोग ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मुझे इनसाइट निकाल के दो। मेरा टोटल रेवेन्यू एक साल का पर्टिकुलर अमाउंट हो गया, मान लो 1 मिलियन हो गया, एक मेरे एक साल का बिजनेस फॉर एग्जांपल। अब उस 1 मिलियन में से मुझे इनसाइट निकाल के दो कि कितना हिस्सा मुझे ग्रोसरी से मिला है, कितना हिस्सा मुझे फर्नीचर से मिला है, कितना मुझे इलेक्ट्रॉनिक से मिला है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक से मिला है तो ये बताओ कि साउथ से कितना मिला है, नॉर्थ से कितना मिला है, एनसीआर से कितना मिला है। मैं ये सब पता करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब आप इस तरह की डिटेल निकालते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनसाइट्स निकालना। ठीक है, इनसाइट्स निकालना कहते हैं। तो अगर मैं डेटा के इनसाइट्स निकाल रहा हूँ, डेटा को क्लीन कर रहा हूँ, डेटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, प्लस मैं डेटा में रिलेशनशिप तो नहीं है कोई, ये चेक करना चाहता हूँ। डेटा में रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है किसी कंपनी का। अब उसमें एक कॉलम है जिसका नाम है एज, एक कॉलम है जिसका नाम है एक्सपीरियंस, एक कॉलम है जिसका नाम है सैलरी, सोचो, और एक कॉलम है जिसका नाम है एम्प्लॉय आईडी। क्या किसी एम्प्लॉय की आईडी से उसकी एज का पता चल सकता है? नहीं। उसकी क्या एक्सपीरियंस है? शायद नहीं। उसकी क्या सैलरी है? नहीं। लेकिन किसी एम्प्लॉय की अगर एज पता है तो शायद हम प्रिडिक्ट कर पाए कि उसका क्या एक्सपीरियंस हो सकता है और क्या सैलरी हो सकती है। और सर ये दोनों कॉलम में तो बहुत रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एक्सपीरियंस और सैलरी। जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा बहुत ज्यादा चांस है सैलरी उसकी ज्यादा होगी। तो ये क्या है? डेटा के बीच में रिलेशनशिप निकालना। ठीक है, जैसे टाइटैनिक का इंसिडेंट हुआ था। अब टाइटैनिक के इंसिडेंट में अगर हम देखें तो सर्वाइवल हमारा मान लो 30% था। जितने लोग टाइटैनिक में थे सिर्फ 30% बच पाए। अब मुझे ये देखना है कि इस 30% में जेंडर वाइज मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। तो अब क्या सर्वाइवल का जेंडर से, पैसेंजर के जेंडर से क्या कोई रिलेशन है कि नहीं? तो ये तो हम जब स्टडी करेंगे डेटा की तब पता चलेगा कि ऐसा है या नहीं है हमारा। तो जब मैं अपने कॉन्सेप्ट में स्टैटिस्टिक्स के साथ ये चीजें जोड़ देता हूं और साथ में
विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? जो आपने इंसाइट निकाले, जो आपने रिलेशनशिप निकाली, उसको ग्राफिकली दिखाओ, उसको पिक्चर में, इमेजेस में दिखाओ। लाइक लाइन चार्ट बना दो, पाई चार्ट बना दो, हिस्टोग्राम बना दो। तो जब आप स्टैट्स के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट ऐड कर देते हैं, तो अब वो क्या बन जाता है हमारा? डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस का मतलब हो गया सुपर सेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ स्टैट्स पढ़कर जॉब लेने जाओगे, तो बहुत ज़्यादा सैलरी वगैरह आपकी नहीं होगी। तो आप ये मेन चार काम कर रहे होगे। और अगर आप ज़्यादा सैलरी लेना चाहते हो, तो भले ही आप स्टैटिस्टिक्स की तरह कहीं पे काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये सारे रोल भी फिर दे दिए गए होंगे। ज़्यादा पैसा चाहिए तो ये सारे काम भी करने आने चाहिए आपके लिए। तो इसका मतलब आपका प्रोफाइल एज ए डेटा एनालिस्ट ही कहीं ना कहीं हो गया होगा। अब अगर मैं स्टैट्स प्लस एनालिस्ट के साथ ये भी बता पाऊं कि अमेजन के पास जो अभी तक का डेटा है, उसमें ये सब चीजें मैंने देखी हैं, अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा, तो 3 साल बाद अमेजन की सेल इतनी हो जाएगी। 3 साल बाद अमेजन की सेल इतनी हो जाएगी, डेट मीन्स फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो अगर मैं साथ में फ्यूचर का प्रिडिक्शन करूं, या मैं अमेजन की वेबसाइट पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का कोड लिख दूं कि आप अगर मोबाइल परचेज करने आए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ब्लूटूथ ले लो या मोबाइल का सेफ कवर ले लो। अगर मैं आपके किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में, जैसे अमेजन का एग्जांपल मैंने लिया, अगर मैं उसमें रिकमेंडेशन दे पा रहा हूं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, जी5 हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ये सब रिकमेंडेशन, यूट्यूब हो गया, तो फिर आप क्या कहलाएंगे? डेटा साइंटिस्ट कहलाएंगे। तो कोर्स क्या बन जाता है फिर? डेटा साइंस बन जाता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद फिर डेटा साइंस। सबसे छोटा जो पहलू है वो स्टैटिस्टिक्स है। एक कदम आगे बढ़ जाओ, एनालिटिक्स हो गया। एक कदम और आगे बढ़ जाओ, डेटा साइंटिस्ट हो गया। तो अगर कोई बंदा डेटा साइंटिस्ट है, मतलब उसको सब कुछ आता होगा। हमने कहा एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि एक एमएनसी में आप जाओगे तो ये अलग अलग जॉब प्रोफाइल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप पे जाओगे, आप एक एक एवरेज कंपनी में जाओगे, तो वहां पर अलग अलग सेगमेंट नहीं होते। वहां पर एक ही बंदा होता है, उससे कहते हैं सारे काम आप ही को करने हैं। तो डेटा कलेक्ट करने वाला काम भी वही करेगा, डेटा को एनालाइज करने वाला काम भी वही करेगा, रिलेशनशिप निकालने वाला काम वही करेगा, क्लीनिंग वाला काम भी वही करेगा, डैशबोर्ड बनाएगा, विजुअल का मतलब है डैशबोर्ड बनाना, डैशबोर्ड वाला काम भी वही करेगा। और डैशबोर्ड बनाने के बाद अगर कंपनी बोले 2 साल बाद क्या हो सकता है, तो उसके बारे में वही बताएगा वो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट एक सुपर सेट हो गया इन सब का। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि डेटा साइंटिस्ट वाली प्रोफाइल में इतने सारी चीजें आ गई हैं कि एक फ्रेशर से एक्सपेक्ट करना कि आप सब में एक्सपर्ट हो गए होगे, शायद ये सही नहीं हो सकता। एक फ्रेशर जिसने अभी सीखना ही शुरू करा है, वो किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो सकता है और बाकियों में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं अभी फ्रेशर हूं और मुझे सब कुछ आता है, एक्सपर्ट लेवल पर आता है, शायद वो सही नहीं होता है। तो जब भी आप कहीं अपना कैरियर स्टार्ट करोगे, इनमें से किसी भी फील्ड में स्टार्ट करो, तो बेसिकली आप पहले वाले फेस में ही ज़्यादा काम कर रहे होते हो। डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एसक्यूएल में अपना ऑर्गेनाइज करना, उसमें फॉरेन की, प्राइमरी की लगाना, साथ में आप एक्सेल में मैक्रोज, और आप एक्सेल में वी लुकअप, एक्स लुकअप जानते हैं, उस पर काम करा देंगे आपसे। और बेसिक डैशबोर्ड आपसे बनवा लेते हैं, डेट सेट। बाकी जब आप प्रिडिक्शन वाले फेस में आते हैं, तो फाइनल प्रिडिक्शन वाला काम फ्रेशर से जनरली कम कराया जाता है। साथ में उसको एक सीनियर बंदा दे दिया जाता है, जिसके साथ वो मिलकर काम कर रहा होता है, जिससे कि वो सीख भी रहा होता है और समझ भी रहा होता है क्या चल रहा है। ठीक है भाई, तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई कि स्टैटिस्टिक्स क्या है हमारा और कैसे काम करती है। तो अब अगर हम इतना समझने के बाद स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या है उसको शॉर्ट में डिफाइन करना चाहें, तो ऐसे लिख सकते हैं: इट इज ए ब्रांच या फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स that deals following aspects of data: डेटा कलेक्शन, डेटा को
लेकर आना, लेकर आने का मतलब हो सकता है कागज से टाइप करना नोटपैड पे, या टाइप करना एक्सेल में, या जो भी है आपका, कहीं से डेटा कलेक्ट करके लाओ। उसके बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब डेटा जहां से लाए हो अब उसको इस फॉर्मेट में ले आना कि उसको समझना आसान हो जाए। ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो क्या। डेटा को डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब का मतलब काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब निकालना डेटा को डिस्क्राइब करना होता है। तो एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि जितनी बातें मैं अभी आपको थ्योरी बता रहा हूँ, हम इसके लिए कोड बनाएंगे। डेटा को कलेक्ट करने का कोड बनेगा, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का कोड बनेगा, डिस्क्राइब करने का कोड बनेगा। ठीक है। उसके बाद अगला है डेटा इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिक्स में ये चार चीजें हमारी आती हैं। स्टैटिस्टियन वो बंदा हो गया जो ये सारे काम करता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को, स्टैट्स के जो टोटल चार बातें हैं, इनको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो उसके लिए दो टाइप्स स्टैटिस्टिक्स में कहे जाते हैं। पहला डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डेस्क्रिप्टिव के अंदर आपका आता है डेटा को डिस्क्राइब करना। ये दो चीजें तो आपको हमेशा करनी है, चाहे आप डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाओ या दूसरी वाली हमारी है इन्फरेंशियल, या इसमें जाओ। इसमें आप क्या करते हो, डेटा इन्फ्रेंस कर रहे होते हो। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक एक लेवल आगे बढ़ा कर लिख देता हूँ। डेटा को डिस्क्राइब करने का मतलब है डेटा में चीज़ों को काउंट करना, मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, डेटा में सम करना, एवरेज निकालना, डेटा के अंदर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, डेटा के अंदर से आउटलायर्स निकालना। ठीक है। डेटा का वेरिएंस पता करना, आई क्यू आर निकालना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डेस्क्रिप्टिव के अंदर हमारा आती हैं। इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस के अंदर आपके टॉपिक आते हैं पॉपुलेशन, सैंपल, उसके बाद आपके टेस्ट आते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये सब टेस्ट हैं जो इसके अंदर हमारे आते हैं। और भी हैं, मैंने बस इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं।
तो डेटा एनालिसिस का मतलब है स्टैटिस्टिक्स प्लस ये सारे पॉइंट जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर। क्या गलत हो गया? तो डेटा साइंस का मतलब हो गया स्टैटिस्टिक्स प्लस एनालिसिस प्लस फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन का मतलब वो आपका यहाँ पर रिकमेंडेशन से है, चैटबॉट डेवलप करने से है, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन कहते हैं। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा, उसमें क्या ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन मतलब ये नहीं है कि कल क्या होने वाले हमारी लाइफ में, वो एस्ट्रोलॉजी है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको इसके साथ आप टेक्निकली रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी आप डेटा साइंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी पैटर्न होते हैं, कोई रैंडम चीजें नहीं होती हैं, है ना, वो भी पूरी पैटर्न की साइंस है एक, जो पढ़ता है उसे पता है। तो उसमें भी आप क्या लगा सकते हो, आप डेटा साइंस लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ फ्यूचर प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि किसी कंपनी की 2 साल बाद की सेल पता करना, गोल्ड के प्राइस को प्रेडिक्ट करना, किसी स्टॉक का प्राइस आने वाले टाइम में क्या हो सकता है वो प्रेडिक्ट करना। तो ये वाली चीज है, प्रेडिक्शन वाली बात हो रही है। या किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर, ये मेरा कस्टमर काम का है, इससे मेरा बिजनेस हो सकता है, मैंने प्रेडिक्ट करा ये कस्टमर मेरे काम का है, इसको एडवर्टीजमेंट दिखाओ हिट होगा ये। ठीक है, तो इस तरह के प्रिडिक्शन की बात हो रही है हमारे। ठीक है, जिससे बिजनेस कंपनी का ग्रो करे, है ना, उसके बारे में प्रिडिक्शन करना। कोई कंपनी है मेडिसिन बनाती है, अब उसे पता चल रहा है कि मार्केट में अभी ये चीज चल रही है, तो उसके हिसाब से वो प्रिडिक्ट करना चाहती है कि मैं कितनी टैबलेट प्रोड्यूस करूं डेली की डेली, ताकि शॉर्टेज ना पड़े। इन चीजों का प्रिडिक्शन करना, रादर देन कि मेरी लाइफ कितनी है, मेरी नौकरी कितने की लग जाएगी, वो प्रिडिक्ट करना। ध्यान से देखो तो ये भी प्रिडिक्ट हो सकता है, आपने पास्ट में क्या करा उससे पता चल जाएगा आपको क्या मिलने वाला है। हर चीज का पैटर्न है, रैंडम कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अब जैसे मुझसे पूछो, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, मेरे लास्ट वाले बैच में लगभग 150 बच्चे थे, उनमें से 10-12 बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं। प्रिडिक्शन समझ में आ गया होगा सबको। यही मतलब कुछ रैंडम नहीं होता है, सबका पैटर्न है, सबका डेटा है, उस डेटा से ही समय पता चलता है आगे क्या होने वाला है। अचानक से कुछ नहीं होता कुछ भी, है ना। हाँ, इस बैच का तो तब होगा जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। ये तो मैंने उस बैच के प्रेडिक्शन दिया है जिसमें मैंने प्रोजेक्ट करा दिया है। अब जिसमें करा दिया 150 बच्चे थे, 12 बच्चों ने प्रोजेक्ट करके दिया है बस, है ना। अब वो प्रोजेक्ट जो मैंने कराया है ऑलरेडी वो है जो मैं क्लास में कराया है, नया भी करने को नहीं दिया था मैंने कुछ। कुछ नया करने को देता तो चलो समझ में आता, अटक रहे होंगे। वही प्रोजेक्ट जो मैंने बनवाया था बस आपको अपना थीम लगाना था उसमें, अपने अकॉर्डिंग चीजों को जो मैंने थोड़ा चेंज करने के लिए बोला था वो करना था। अब रील देखने से टाइम मिले तब ना, है ना। बहरहाल, तो अब डेटा साइंस वाली कहानी हमारी क्या है, वो ये रही। ठीक है। अब बात आती है, पहले स्टैट्स देखो, हमारा जो बैच ये जाएगा ये यहाँ तक जाएगा। अब जिसका जितना जो कोर्स होगा वो इसमें अपना पढ़ता रहेगा और उसके बाद अपना चला जाता रहेगा। ठीक है। जिनका कोर्स डेटा साइंस होगा वो लास्ट तक इस बैच में बना रहेगा, जिसका कोर्स डेटा एनालिटिक्स होगा वो बस यहाँ तक पढ़ेगा, जब ये वाला मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो बैच फिर आपका स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है, ये सारी तो थ्योरी हो गई, अब इस थ्योरी का कोड कैसे लिखा जाएगा। इन सारे कॉन्सेप्ट के कोड को लिखने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। जो लोग डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस कोर्स करने आए थे बेसिकली वो यही करने आए थे, लेकिन अब इस सबको करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है।
या हमें कुछ टूल्स का यूज़ करना होता है। प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो मार्केट में दो लैंग्वेजेस थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हैं इन पर्टिकुलर फील्ड्स के लिए। एक लैंग्वेज का नाम है आर, एक लैंग्वेज का नाम है पाइथन। अब हमने अपने सिलेबस में जो लैंग्वेज पढ़ी है उसका नाम है पाइथन। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम और आप मान लो आज से 8-10 साल पहले मिले होते तो शायद हम और आप आर लैंग्वेज ही पढ़ रहे होते। बट समय के साथ जो चीज़ें चल रही हैं वो पढ़ना चाहिए। जैसे आज किसी के पास नोकिया फ़ोन नहीं होगा, 20 साल पहले हम मिले होते सबके पास नोकिया ही होता। ठीक है, तो इस तरह से 10 साल बाद मिलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो जो जिस समय चल रहा है उसी के साथ हमें जानना चाहिए, ज़्यादा बेटर डिसीजन होता है। तो अब आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। जो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड थी। डेटा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर मेमोरी मैनेजमेंट के जो एल्गो चल रही हैं, जो बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, वो बहुत पुअर हमारे होते थे। आपकी एप्लीकेशन बार बार क्रैश होती रहती थी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम आर के साथ ये है कि आर इस फील्ड में तो अपने आप को प्रूव कर गई लैंग्वेज, लेकिन अदर फील्ड में प्रूव नहीं कर पाई। जैसे वेबसाइट बनानी है, कोई बनाने नहीं जा रहा आर से वेबसाइट। मुझे और कोई काम करना है, गेम बनाना है, कोई नहीं बना रहा आर से गेम। तो इस तरह से आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिमिटेड यूज के साथ चलने लगी इस पर्टिकुलर फील्ड में, और वो भी तब तक जब तक डेटा हमारा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। अब आज की डेट में तो हर सेकंड डेटा कई जीबी जनरेट हो रहा है। तो इतने डेटा पर आर लैंग्वेज शायद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। इस वजह से लोगों ने पाइथन पे काम करा, और पाइथन फिर अपना हर फील्ड में अपने आप को प्रूव कर जाती है। पाइथन से आप वेबसाइट बना सकते हो, जेंगो, फ्लास्क, स्ट्रीमलेट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उनका यूज करके। पाइथन से आप गेम बना सकते हो, पाइथन का यूज करके आप आईओटी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, पाइथन को आप रोबोटिक्स में यूज कर सकते हो, ऑटोमेशन में यूज कर सकते हो। पाइथन इस फील्ड में यूज हो सकते हो। लगभग एक फील्ड छोड़ दो तो पाइथन कंप्यूटर साइंस के हर फील्ड में अवेलेबल है। और वो एक फील्ड कौन सा है? मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप बनाने में पाइथन का यूज शायद नहीं होता है, बहुत कम होता है। और उसका रीजन भी आप जानते हैं, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज 1991 में बन गई थी, उस समय फेमस नहीं हुई थी। अभी फेमस होना शुरू हुई 2015-16 से। तो उसके रीजन था इसका स्लो एग्जीक्यूशन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी जावा से काफी स्लो एग्जीक्यूट होती है ना। तो मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल के जो हार्डवेयर हैं, अब तो चलो फिर भी ठीक ठाक हो गए हैं, लेकिन अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो हार्डवेयर उतने अच्छे नहीं होते थे। तो इसलिए कभी किसी ने ट्राई करा ही नहीं पाइथन को मोबाइल पर चलाने के लिए। हो सकता है अब हार्डवेयर अच्छे हो गए हैं तो आने वाले टाइम पर आप सुने कि पाइथन हमारा मोबाइल में भी यूज़ हो रही है। लेकिन इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होगी ना। जो हमारे वेंडर्स हैं, जो प्रोवाइडर हैं मोबाइल के प्लेटफॉर्म के, वो तो एग्री हो पहले। जैसे आज मार्केट में देखें, स्मार्टफोन दो मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं, एक एंड्रॉयड और एक आईफोन। दो ही चल रहे हैं हमारे। एंड्रॉयड गूगल चला रहा है, तो गूगल तो पहले अपना स्टैंप लगाए कि हाँ हम पाइथन को सपोर्ट करेंगे मोबाइल के अंदर। अभी गूगल 3 लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है एंड्रॉयड के अंदर। C++, जावा और कॉटलिन, तीन को सपोर्ट करता है। मोस्टली एप्लीकेशन जावा पर लिखी गई हैं, 70% एप्लीकेशन एंड्रॉयड की जावा पर चल रही हैं। ठीक है। अब जो बन रही हैं वो कॉटलिन पे बन रही हैं। और अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, हाइब्रिड मोड पे आप काम कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव का यूज करके बना सकते हो। अगर हम आईफोन में चले जाएं तो आईफोन की एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज के अंदर बन रही है, और दूसरा स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर बन रही है। तो पाइथन को अभी ऑफिशियली ना तो गूगल वालों ने अडॉप्ट करा है मोबाइल के लिए, ना आईफोन वालों ने करा है। जिस दिन ये लोग कर लेंगे शायद काम करना शुरू कर दें लोग, शायद इनकी लाइब्रेरीज बनना शुरू हो जाए। तो अभी तक तो कुछ पता नहीं है, फ्यूचर का कह नहीं सकते। ठीक है। तो अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में चीज़ों को जानते हैं। पाइथन में हमें यहाँ पर लूपिंग आती है, पाइथन में इफ एल्स लगाना आता है, पाइथन में मॉड्यूल इंपोर्ट करना आता है, पाइथन के फंक्शन उन्हें कॉल करना आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पता है क्या होता है, क्लास क्या होती है ना। ये सब बेसिक चीज़ें हमें पता है यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन सब फील्ड के लिए हमें लाइब्रेरीज की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम डेटा साइंस वाले की बात नहीं कर रहे, अभी हम इसकी बात करते हैं। ठीक है। इनके लिए हमें किन किन लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी पाइथन की? पाइथन लाइब्रेरीज और एनालिसिस, इसमें स्टैट्स भी आपका कवर होती जाएगी। तो जब ये वाला चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो उस समय इनकी जो लाइब्रेरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। पर्पस नहीं रहेगा। तो एक लाइब्रेरी है जिसका नाम भी स्टैटिस्टिक्स है।
दूसरी लाइब्रेरी का नाम है नमपाई, ये शायद काफी लोगों ने सुन रखी होती है। एक का नाम है पांडाज, एक का नाम है साईपाई, एक का नाम है मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, BS4। चलो एटसेट्रा कर देते हैं, एक आधा कोई और होगी तो। मोटा मोटा मैंने बताया कि ये पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो आपको यूज करनी होती हैं अपना एनालिसिस वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। जैसा नाम वैसा काम। स्टैटिस्टिक्स नाम की लाइब्रेरी में सिर्फ स्टैट्स वाले कॉन्सेप्ट का सपोर्ट है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी और साई पाई लाइब्रेरी, ये दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ हमारा साई पाई साउंड आता है साइंटिफिक पाइथन, तो ये दोनों लाइब्रेरी मिलकर सिर्फ स्टैट्स वाले उस पोर्शन पे काम करती हैं, उससे ज़्यादा कुछ इनमें नहीं है। और ज़्यादा आगे बढ़ना है तो आपको ये पांडास लाइब्रेरी, नंपाई पांडास, इनका यूज़ करना होता है। इसमें आपको डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, जो जो आपके एनालिसिस के एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक ही लाइब्रेरी पढ़ लेंगे तो भी लगभग सारा काम हो जाता है, बट ये लाइब्रेरी हो सकता है किसी और पे डिपेंड करती हो तो पहले उसको पढ़ना पड़ता है। इसलिए इसी सीक्वेंस में जनरली हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है साईपाई को हम बाद में पढ़ें। ठीक है। मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, ये जो दो लाइब्रेरीज हैं, ये हमारा जो विजुलाइजेशन वाला चैप्टर होता है, डेटा विजुलाइजेशन, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। और BS4 वाला जो चैप्टर है ये हम यूज करते हैं जो डेटा कलेक्शन है उस वाले पार्ट पर। डेटा कलेक्शन कहाँ से? वेबसाइट से। अगर किसी वेबसाइट पे डेटा रखा हुआ है और वहां से आप डेली निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। BS4 लाइब्रेरी का यूज करके, या एक और लाइब्रेरी है, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं बस लिख दे रहा हूँ, सिलेनियम। तो आप BS4 लाइब्रेरी हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे, सेलेनियम हमारे कोर्स में नहीं है, बट मैंने आपको लिख दिया है कि ये और बेटर लाइब्रेरी है वेबसाइट से डेटा निकालने के लिए। अगर डेटा डायनेमिक वेबसाइट पे चेंज होता है तो सेलेनियम लाइब्रेरी ही यूज करनी चाहिए। अगर डेटा स्टैटिक है वेबसाइट पर तो आप BS4 लाइब्रेरी से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये डेटा को कलेक्ट करने की वेबसाइट से हमारी क्या होती है? स्पेसिफिक लाइब्रेरी होती है। इसके साथ में हमें रिक्वेस्ट लाइब्रेरी लगानी पड़ती है, और भी सपोर्टिंग लाइब्रेरी चाहिए होती हैं, जब पढ़ेंगे उस समय डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी हमारी लाइब्रेरीज हैं, सब पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। और इनमें से सिर्फ पहली वाली जो लाइब्रेरी है ये स्टैंडर्ड है। बाकी जो लाइब्रेरीज हैं ये सब थर्ड पार्टी हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी के आगे अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन आपने पाइथन अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करी थी हेलो प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए, उस दिन भी आपके लैपटॉप में ये वाली लाइब्रेरी आ गई। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का मतलब होता है जिनको पिप कमांड से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल नेम ऑफ लाइब्रेरी, तब जाके लाइब्रेरीज हमारी इंस्टॉल हो गई। अब ये हमें ये तो कह दिया गया कि सर ये पहली वाली को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब जो दिख रही हैं ये सब हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं और सबको पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान कई बार होता नहीं है। स्पेशली इस मामले में चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। क्या मतलब है इसका? आप लिखने गए पिप इंस्टॉल पांडास एग्जाम्पल के तौर पर, अब आपके सामने चैलेंजेस क्या क्या आएंगे वो समझते हैं। पहला चैलेंज ये आएगा, पांडास लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था 2008 में। 2008 से पहले पांडास नाम की कोई लाइब्रेरी पाइथन में होती ही नहीं थी। आज पाइथन एनालिसिस बिना पांडास के इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। और 2008 से पहले ये लाइब्रेरी थी नहीं। अब सोचो पाइथन की पॉपुलैरिटी 8 से पहले क्या रही, कुछ नहीं रही होगी, कोई जानता भी नहीं होगा पाइथन भी कोई लैंग्वेज है। ठीक है। बहरहाल, अब बताना मुझे ये है कि जब 2008 में पांडास लाइब्रेरी को बनाया गया, उस समय
पाइथन का कोई तो वर्जन चल रहा होगा उस समय। पाइथन का वर्जन आई गेस 3.2 या 3.3 चल रहा था। आज हम पाइथन का जो वर्जन पढ़ चुके हैं वो 3.13 पढ़ चुके हैं। तो 3.13 तो अभी आया है ना, लास्ट अक्टूबर में, ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि पांडास लाइब्रेरी जब फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी, तो उस समय जो पाइथन अवेलेबल है उसके हिसाब से बनाकर रिलीज करी गई होगी। अगर आपके लैपटॉप में उससे पुरानी पाइथन इंस्टॉल हुई तो ये लाइब्रेरी चलेगी नहीं, क्योंकि ये लाइब्रेरी जानती नहीं उन फीचर को जो पहले के वाले थे। इसके लिए कम से कम आपके लैपटॉप में पाइथन 3.2 या 3 होना चाहिए। अब ये तो कहानी हो गई जब पांडास की लाइब्रेरी फर्स्ट टाइम आई। 2008 से लेकर अब तक 17 साल हो गए, इसमें कोई चेंज नहीं करा गया होगा। तो अब हम जानते हैं पाइथन के वर्जन होते हैं नहीं, जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं इनके भी अपने अपने वर्जन होते हैं। तो हर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का वर्जन अपना अपना होगा। अब जैसे ये बात हम समझते हैं कि एक तरफ है पाइथन लैंग्वेज का वर्जन और एक तरफ है हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का वर्जन, कंपैटिबिलिटी। अगर ये लाइब्रेरी का वर्जन पाइथन के इस वर्जन पे नहीं चला तो आपको या तो पाइथन का पुराना वर्जन लगाना होगा या इसका कोई पुराना वर्जन देखना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारा आता है कब, जब कभी कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी जाती है। प्लस अगला प्रॉब्लम क्या आएगा, पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल होने से पहले 6-7 और लाइब्रेरीज पे डिपेंड करती है जिनके नाम यहाँ कहीं नहीं लिखे हुए हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल पांडास नहीं करना होगा। पांडास जिन जिन पे डिपेंड करती है पहले उनको जाके आपको पिप इंस्टॉल अलग अलग करना पड़ेगा, और फिर उन सबके वर्जन पाइथन के साथ मैच कराने पड़ेंगे। आज आपका पाइथन का 13 वर्जन है, 3.13 वाला। अगर आप पांडास को इंस्टॉल करते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है, पांडास नहीं, किसी लाइब्रेरी को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो अपनी डिपेंडेंसी अपने साथ ले आती है। कई बार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे याद दिलाऊं मैं आपको तो बात लगभग 3 महीने पहले की है, किसी को तो याद होगा ही। जब मैंने क्यूआर कोड एग्जैक्टली जब मैंने क्यूआर कोड बनाना सिखाया था पाइथन में, तो उसकी डिपेंडेंसी किस पर थी, पिलो लाइब्रेरी पर। अब देखो, अगर क्यूआर कोड पिप इंस्टॉल करा मैंने तो अपने आप आ जाना चाहिए था, ऐसे अपने आप नहीं आया, मुझे अलग से इंस्टॉल करना पड़ा। तो इस तरह की डिपेंडेंसी हो सकती है। और देयर में भी चांस कि आप जो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना, वो अपनी डिपेंडेंसी अपने साथ में ले आए। तो अब मैं एक एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि पांडास में 6-7 डिपेंडेंसी अभी भी ऐसी रह जाती हैं जो नहीं आती हैं और आपको अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, फिर उनके वर्जन मैच कराओ पाइथन के साथ कि क्या ये पाइथन के 3.13 वर्जन पे कंपैटिबल है कि नहीं है। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हमारा हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन निकाला गया। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि कोई एक कंपनी आई और उस कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने पाइथन डाल दी, उसके अंदर उन्होंने डेटा साइंस की लाइब्रेरीज डाल दी, डेटा साइंस की डाल दी, एनालिटिक्स की नहीं, ये भी डाल दी, ये वाली भी डाल दी, ठीक है। प्लस कुछ एडिटर भी डाल दिए, और हमसे कहा कि ये सॉफ्टवेयर ले जाओ। इस सॉफ्टवेयर में पाइथन का जो वर्जन मिलेगा उसके कंपैटिबल ही हमने पहले से डेटा साइंस की लाइब्रेरीज इसमें इंस्टॉल कर रखी हैं, और आपको यहाँ पर कुछ एडिटर्स भी मिल जाते हैं। अगर मैं ये सॉफ्टवेयर ले जाकर अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँ तो मेरी सारी हेडेक खत्म हो जाती है वर्जन कंपैटिबिलिटी की, कि कौन सा पाइथन का वर्जन है। ये अपने साथ अपनी पाइथन लेके आए और उसके कंपैटिबल जितनी लाइब्रेरीज हैं ये वाली जो लिखी हैं सब उन्हीं वर्जन की अपने आप लेकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ कस्टमाइज करना है तो उसको भी इसने सपोर्ट करा हुआ है। बताओ सर, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या, बड़ा काम का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एनाकोंडा। तो एनाकोंडा नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान रखना, जो मिस हमारा आपके साथ कम्युनिकेशन होता है आपस में जब आप बोलते हो। कोंडा एक एडिटर का नाम नहीं है। एक एग्जाम्पल के साथ, क्या एम एस ऑफिस एक एडिटर है? ध्यान से सुनना, क्या एम एस ऑफिस एक एडिटर है? नहीं, वो तो एक पैकेज है।
एडिटर तो एम एस वर्ड है, एडिटर तो एक्सेल है, एडिटर तो पावर पॉइंट है। एम एस ऑफिस तो एक सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम है, वो अपने आप में एक एडिटर थोड़ी है हमारा। इसी तरह से एनाकोंडा एडिटर का नाम नहीं है। एनाकोंडा एक सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम है, जिसके अंदर एडिटर्स आते हैं, जिसके अंदर पाइथन की लाइब्रेरीज आती हैं डेटा साइंस वाली, है ना। इन सब के कॉम्बिनेशन को एक जगह जब रखा गया तो उस सॉफ्टवेयर का नाम बोला गया एनाकोंडा। अब जो एडिटर्स इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से एडिटर्स हैं जो इसके अंदर हमारे आते हैं? तो इसके अंदर एक एडिटर आता है, बड़ा फेमस एडिटर है, जुपिटर। ये एडिटर डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में ज्यादा यूज होता है। वेबसाइट बनाने के लिए, डे टू डे कोडिंग करने के लिए जनरली इसका यूज नहीं होता, बट डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में आप जाएंगे तो इसका यूज काफी होता है। एक और एडिटर है इसके अंदर, इसका नाम है स्पाइडर। स्पाइडर स्पाइडर नाम का एक एडिटर आता है जो साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए स्पेशली बनाया गया था, है ना। तो जुपिटर हो गया, स्पाइडर हो गया। इसके अंदर वीएस कोड भी आता है, इसके अंदर और भी आते हैं। तो सर एक चीज बताओ, एक ही सॉफ्टवेयर में इतना सब कुछ मिल रहा है, इस सॉफ्टवेयर का सेटअप का साइज तो बहुत ज्यादा हो गया होगा फिर। भाई या तो सब अलग अलग ले लो, अलग अलग लोग तो वर्जन कंपैटिबिलिटी मैच कराते रहो फिर अपना। और अगर कोई करा के दे रहा है तो सेटअप का साइज तो बढ़ेगा ही फिर आपका। ठीक है। तो ये जो सेटअप है, ये मेरे लगता है 1 जीबी से ज्यादा का सेटअप होगा ये। सेटअप सेटअप 1 जीबी से ज्यादा का होगा। और जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो 5 जीबी स्पेस मांगेगा। जहां पर ये सेटअप एक्सट्रैक्ट होगा, डबल क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, वक्त 5 जीबी का स्पेस आपके लैपटॉप में होना चाहिए सी ड्राइव के अंदर, तब ये इंस्टॉल होगा, वरना होगा भी नहीं। और उसके बाद भी इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ एडिटर की सिर्फ सपोर्ट लेकर आए हैं, उनको अपने अंदर डाउनलोड करके नहीं लाए हैं पहले से। आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करने के बाद वीएस कोड पे क्लिक करोगे तो वो बाद में अलग डाउनलोड होगा, लेकिन उसमें ऑप्शन होगा डाउनलोड कर लो, पहले से डाउनलोडेड नहीं होगा। जुपिटर पहले से होगा, स्पाइडर पहले से होगा, लाइब्रेरीज पहले से होंगी, पाइथन पहले से होगी। ठीक है। तो अब हमारा कोडिंग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला काम यही होगा कि हम क्या करें, एनाकोंडा के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। तो अब यहाँ जाएंगे, डाउनलोड एनाकोंडा। और ये सारे प्लेटफॉर्म के लिए आता है, विंडोज के लिए भी आता है, मैकिन्टोश के लिए भी आता है, सबके लिए मिलता है। तो क्लिक करा इस पे, डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी बतानी है, उसके बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप बिना ईमेल आईडी बताए भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑप्शन आ रहा है स्किप, आप अपना रजिस्ट्रेशन स्किप करो। हमने भी कर दिया। अब कह रहा है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज के लिए। अब जैसा मैंने बताया कि इसका जो सेटअप साइज है वो 1 जीबी से ज्यादा निकल गया, तो लोगों को कई बार डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो 1 जीबी लगातार डाउनलोड हो ही नहीं पा रहा है। तो इन्होंने क्या करा, उसका एक कॉम्पैक्ट वर्जन बना दिया, मिनी कॉन्डा करके। इसमें सब कुछ नहीं है, मेन मेन असेंशियल कंपोनेंट होंगे, तो आप अपने हिसाब से बाद में इसमें चीजों को और बाद में ऐड करते रहेंगे। ठीक है। तो अब ये विंडोज के लिए भी आ रहा है, ये मैक के लिए भी आ रहा है, और लिनक्स के लिए भी आ रहा है। तो अगर हम विंडोज के लिए देखें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लो, तो 914 MB का सेटअप है। ठीक है। और इसमें जो पाइथन आ रही है वो 3.13 आ रही है। आपके लैपटॉप में पाइथन है नहीं है इससे फर्क ही नहीं पड़ता, ये अपनी पाइथन अपने साथ लेकर आ रहा है। और ये कंपैटिबल होगी वो सारे फीचर के साथ जो इसके अंदर मिलने वाले हैं हमारे। इसके अलावा भी आप चाहें तो पहले से जो आपके लैपटॉप में पाइथन है उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कि नहीं मेरे लैपटॉप में जो पाइथन है वही इस्तेमाल करो कोड को रन कराने के लिए, वो भी किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो यहाँ पर साइज के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा ये। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इस पर सिंपल क्लिक करेंगे।
चलो, अब एक काम हम ये करते हैं कि आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और कल जब आप आएंगे तो ये सेटअप डाउनलोड करके लेकर आएंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे। क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है, फिर वो क्वेश्चन कई लोगों के होंगे कि सर मेरे पहले से था अब क्या होगा, मेरे में ये था अब क्या करें। तो इंस्टॉल मैं करना सिखाऊंगा, और जब इंस्टॉल करेंगे तो बीच रास्ते में ऑप्शन आते हैं कि क्या करना है, पुरानी पाइथन उठानी है कि इसकी पाइथन यूज करनी है, क्या करना है। तो वो ऑप्शन मैं आपको क्लास में अपने सामने सेलेक्ट करना सिखाऊंगा। एक बार अगर आपने इसको सही इंस्टॉल कर लिया तो ठीक है, क्योंकि देखो अगर किसी का सेटअप 1 GB का है तो इंस्टॉल होने में भी इसको आधा घंटा लग जाएगा। फिर एसएसडी बढ़िया है आपका, आई आपका जो प्रोसेसर है वो 10 11 जनरेशन है तो टाइम कम लगेगा। और अगर किसी के में एसएसडी नहीं लगी हुई है और i3 लेके बैठा हुआ है और 4th 5th जनरेशन है, तो लगभग 1 घंटा लगेगा सेटअप इंस्टॉल करने करने में। ठीक है, तो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, जो थोड़ा सा आपको लैपटॉप हार्डवेयर बढ़िया है तो स्मूथ एग्जीक्यूशन देता है। चलिए, कल मिलेंगे। कल वही लोग क्लास में आए जिनके पास लैपटॉप में ये डाउनलोडेड हो। क्लास में आके ये ना बोलें कि इंटरनेट कहाँ से आएगा, पेन ड्राइव कहाँ से आएगी।